बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाजरीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इमिग्रेशन लॉ, फैमिली लॉ, कन्वेंसिंग, लिटिगेशन या पर्सनल इंजरी क्लेम या किसी भी किस्म की लीगल एडवाइस चाहिए जो कि डिटेल सी हो या कॉन्फिडेंशियल हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो नाज़रीन, हमेशा हमारी ये रिक्वेस्ट होती है कि जब आप कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें या म्यूट पे कर लें या फिर आप दूसरे कमरे में चले जाएं, ताकि मेरे और आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए और मैं क्लियरली आपकी बात को सुन के आपको एडवाइस कर सकूं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल रह सकें, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव होता है और टाइम शॉर्ट। इसलिए इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो सिर्फ आपको लॉ के बारे में जो अपडेट्स करना या कोई रूल्स या कोई रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में सिर्फ जनरल ब्रीफ करना होता है। लेकिन अगर किसी लोगों ने अप्लाई कर दिया हो या पेंडिंग हो या किसी चीज़ कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू हो, तो फिर हमारी हमेशा एडवाइस होती है कि आप किसी एक्सपर्ट सोलिसिटर के पास या सोलिसिटर के पास चले जाएं, उसको अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, उससे डिस्कस करें और उससे फिर एडवाइस लें कि वो आपके केस में कौन सी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, एक साल हो गया मैंने ना वो JR किया था पिछले साल। तो मुझे मुझे ये फोर्स कर रहे थे कि आप विड्रॉ करें, विड्रॉ कर ले। मैंने किया नहीं, लेकिन एक साल के बाद फिर होम ऑफिस ने विड्रॉ कर लिया और बोला हम लोग रिकंसिडर करते हैं विद इन 3 months। तो जनवरी का किया होगा उन्होंने विड्रॉ किया है और अभी तक मतलब 7 महीने हो गए, अभी तक कुछ उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। तो इसमें क्या मैं करना चाहूँ? अभी मेरा सॉलिसिटर कुछ बात नहीं बता रहा। आपने किस बात पे JR किया था भाई? सर मैंने साइलेंट क्लेम किया था, रिफ्यूज था। फिर मेरी मतलब यहाँ शादी होगी, काफी 1 साल जनरल मैरिज है, रजिस्टर्ड। तो मतलब वाइफ यहाँ की है, 30 साल हो गए उनको। ओके, ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, प्रोसीजर क्या है मुझे पता नहीं, आपका सोलिसिटर आपको क्यों एडवाइस बता नहीं रहा या आप कहते हैं वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। लेकिन होता क्या है कि अगर आप लोगों ने केस किया हो और अगर वो रिफ्यूज़ हो जाए और आपको राइट अपील ना हो, तो फिर उसके पास ऑप्शन होती है कि आप हाई कोर्ट में या जिसको आजकल अपर ट्राइब्यूनल है वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन करते हैं और उसमें आपके 2 क्लेम्स होते हैं। ये हमेशा अंडरस्टूड है कि उसमें एक आप मांगते हैं कि जो मैंने क्लेम किया था उसको कंसिडर किया जाए, मुझे वीज़ा दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ अगर इस बात को आप नहीं एक्सेप्ट करते तो एटलीस्ट मुझे राइट ऑफ अपील दिया जाए ताकि मैं कोर्ट में जाके अपने केस को फाइट कर सकूँ। अब आप लोगों ने जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन की। अब होम ऑफिस वालों को लगा कि शायद आपके केस को रिकंसिडर करना चाहिए। इन्होंने आपसे इसलिए उन्हें अपने कंसेंट ऑर्डर जो साइन कर लिया। नॉर्मली जो कंसेंट ऑर्डर है ये 3 से 4 माह तक को टाइम मांगते हैं कि 90 डेज दें, हम इस पर आपको डिसाइड करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन सम टाइम थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन 7 माह, अगर आपको 7 से 8 माह हो गए हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको उनको कॉल कर लेना चाहिए या अपने वकील से या सोलिसिटर से डिस्कस करें कि क्या आप उनको दोबारा लेटर लिखें या क्या करें। अन्य चेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मुझे पूछने ऑप्शन क्या है, अनफॉर्चुनेटली और नहीं है, सवाए इसके कि आप उसको चेज़ करें। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर दोबारा आप कोर्ट में चले जाएं कि जी हम टाइम लिखा था, को कंसिडर नहीं कर रहा है, हम दोबारा आपके पास आ गए हैं, इस केस को प्लीज़ फाइनली डिसाइड करें। आप क्या एडवाइस करते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछा सर, आवाज कम आ रही, आवाज अप्लाई करना सर। काफी केसेस मैंने देखे हैं, पहले भी तो 7 साल के बेसिस पर वीजा दे ही रहे। अब उसको आपका सवाल क्या है जी? आप मेरा सवाल, मैं यहाँ आया था और प्रॉब्लम था, मेरा वीजा कर्टेल हो गया। मैंने 7 साल की बेसिस पे अप्लाई करना था, मुझे 7 साल हुए नहीं, अभी 7-8 माह रहते हैं। ठीक।
उस 7-8 माह में क्या करेंगे, 7 साल के बाद दे देंगे या नहीं देंगे, ये कैसे है? आप कई लोग ऐसे हैं दिए नहीं है वीजा, हम देते ही नहीं है, 7 साल के बाद भी नहीं देते। ठीक ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए हम जनरल मुझसे एडवाइस मांग रहे हैं, ये बिल्कुल कंसेप्ट रॉन्ग है, बिल्कुल वीज़े मिल रहे हैं। अगर मैं ऑन एयर यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ तो विद वसूख विद एविडेंस कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे खुद अपने क्लाइंट्स के ऐसे हैं जो वीज़े भी मिले, ये बात नहीं है। लेकिन सवाल क्या है इस बेस पे कि अब काफ़ी केस रिफ्यूज़ हो रहे हैं। यहाँ ये बात एक्सेप्ट है कि अब काफ़ी सारे केस रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिए, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल नहीं दे रहे, ये भी कोई आई थिंक राइट नहीं है। अब इस मैटर में अंडरस्टैंड करने वाली जो बात है वो ये है कि जो लोग 7 ईयर्स की बेस पे अप्लाई करेंगे उनके लिए 3 से 4 जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, जो आपने एड्रेस करने हैं, वो नंबर 1 तो ये है कि आपने बच्चों के साथ यहाँ पे 7 साल गुजार लिए, बच्चों की एज 18 साल से कम है। नंबर 2, अब आप और आपकी फैमिली इस सोसाइटी, इस कल्चर, फाइनेंशियली, फिजिकली, इकोनॉमिकली इस सोसाइटी और कल्चर में इंटीग्रेट हो गए हैं। नंबर 3 ये है कि जो बच्चों ने यहाँ पे टाइम गुजारा, स्टडी की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो पीक टाइम था गुजारा, अब वापस जाके वो अपने होम कंट्री में सेटल नहीं हो सकते। और 4th जो है कि वो आप खुद एज ए फैमिली, आपके लिए मुश्किल है कि वापस आप जाएं और जाके वहाँ पे अपने आप को रीस्टार्ट, अपनी जो लाइफ रीस्टार्ट करें और वहाँ पे जाके आपकी कोई फैमिली टाइज हैं। ये सारी चीज़ें आपने इस्टेब्लिश करनी है। जिन लोगों के ये बिल्कुल चीज़ें पूरी हो रही हैं, बिल्कुल कंसिडर हो रहा है। लेकिन अगर ये है कि बंदा स्टूडेंट था, 7 साल पाकिस्तान जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन अब वीज़ा ख़त्म हुआ, अब 7 साल हो गए, उस तरह के केसेस में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम आ रहा है कि आपने 7 साल यहाँ पे गुजारे बच्चों के साथ, लेकिन 7 साल में आपने 7 चक्कर भी लगा लिए अपने होम कंट्री में, और उसके साथ साथ आपकी सारी फैमिली वहाँ पे है, आपका घर है, प्रॉपर्टी है आपके। तो आई थिंक इन दिस सर्कमस्टेंस में शायद कोई मसला आ सकता है। लेकिन अगेन जो आपका सवाल था, अभी 8 महीने रहते हैं, कोई ना कोई हमेशा एडवाइस होती है कि आप हमेशा कोई ना कोई केस होम हाउस में अपना पेंडिंग होना चाहिए। विदाउट पेंडिंग एप्लीकेशन, विदाउट स्टेटस, किसी भी वक्त आपको वो स्टॉप करें, डिटेन करें, वो रिपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपका अगर कोई भी केस बनता है, डिस्कस करें, किसी सोल्यूशन के पास जाएं, उसे डिस्कस करें और अपना कोनो केस अप्लाई करें, ताकि ये ना हो कि आप 7 साल का वेट कर रहे हों और किसी वक्त भी आपको वो आके आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लें। लेकिन जो सेकंड पार्ट था कि क्या करें, आपका केस में क्या होगा, अगेन तमाम चीज़ें जो फैक्ट्स, एविडेंस साथ लगा के अप्लाई करें, होपफुली वो जो रिज़ल्ट होगा वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी फरमाइए। मेरे पास 3 साल का था वीजा, शादी के बाद मुझे मिला था डिस्क्रिप्शन लीव जिसे बोलते हैं मेरे। ठीक। तो एक्चुअली मेरा जो वीजा था वो आज टुडे आज खत्म था। ठीक। तो मैंने होम ऑफिस के से प्रीमियम सर्विस जो होती है, जो सेम डे की सर्विस होती है, उसके बेस पे मैंने बुक मैंने करवाया था होम ऑफिस में, जो कल की डेट थी, जो वेडनेसडे की थी। तो जब मैं और मेरा सिस्टर वहां पे गए इसको रिन्यू करवाने के लिए वीजा, तो वो हमें बोलते हैं कि इसकी सर्विस हम नहीं करते, आपको बाय पोस्ट आपको ये भेजना पड़ेगा। ठीक। उस हालांकि मेरी मुझसे उन्होंने फीस भी ले ली हुई थी, सब कुछ था, एवरीथिंग था, लेकिन अब वो मुझे बोलते हैं कि आप जो है इसको बाय पोस्ट भेजो। ठीक। तो आज हमने उसको बाय पोस्ट भेजा है, लेकिन आज मेरा वीजे का लास्ट डे भी था। ठीक। तो अब आगे क्या होगा? कुछ मसला तो नहीं होगा? शुक्रिया, मैं समझ गया। लेकिन अच्छा तो ये था कि जब आप कल उन्होंने आपको कहा था कि हम आपको कंसिडर नहीं करते, तो उनको बोलते कि हम लोगों ने फीस पेड कर दी है, आप हमारे केस को होल्ड कर लें, आप डिसाइड कर देना, आप हमें बाय पोस्ट इन्फॉर्म कर देना, लेकिन इस फाइल को रख लें। लेकिन सेकंड ऑप्शन ये थी कि आप कल ही पोस्ट कर देते, इसलिए ताकि आज उनको पहुंच जाता। लेकिन जो लास्टली अब आपके पास, क्योंकि इस वक्त एडवाइस का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको लॉ बता दूं कि अगर आपका जिस दिन वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो उस दिन भी अगर आप रिकॉर्डेड डिलीवरी कर दें तो ये भी एक्सेप्टेबल है कि आपने वीज़ा एक्सपायर होने से पहले एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। आइडियल तो ये होता है कि द डे आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा हो आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस के पास पहुंचनी चाहिए। इट मीन्स आज उनके पास डिलीवर होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने आज डिलीवरी कर दी है
तो बाय लॉ ये भी एक्सेप्ट हो रहा है कि अगर आप आखिरी दिन रिकॉर्डेड डिलीवरी करते हैं तो जो आपने रिकॉर्डेड या स्पेशल डिलीवरी जो की है वो अपना उसकी रसीद अपने पास रख लें। अगर कभी इस बात पे वो कोई चैलेंज करते हैं कि आपने आउट ऑफ टाइम एप्लीकेशन की है तो बिल्कुल आपका केस आर्गुएबल है, आप इस पर फाइट कर सकते हैं कि लॉ के मुताबिक मैंने आखिरी दिन अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, दो कि आपको एक दिन बाद मिली है। इस पर आप परेशान ना हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने एक क्वेश्चन करना था कि अगर किसी के फर्स्ट वाइफ और बच्चे यहाँ पे हैं और दूसरी वाइफ और उसके बच्चे पाकिस्तान में हैं तो क्या वो बंदा यहाँ पर बुला सकता है अपनी सेकंड वाइफ को? नॉर्मली क्या लॉ है इस बारे में? ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। इंग्लिश लॉ, यूके लॉ जो इस कंट्री में रह रहा है, इस लॉ के मुताबिक आप अपनी से सिर्फ एक शादी करने की इजाज़त है। अगर आपने अनफॉर्चुनेटली दो शादी या दूसरी शादी या दूसरे बच्चों को अनफॉर्चुनेटली यहाँ के लॉ के मुताबिक नहीं स्पॉन्सर किया जा सकता। अगर कोई ऐसे हालात हों कि जो जहाँ पे उसने शादी की है उसके बाद उसकी सेपरेशन हो गई, डिवोर्स हो गई या किसी और उसके बाद दूसरी शादी की है तो उसके बच्चों को फिर वो स्पॉन्सर कर सकता है। या अगर ये जो यूके में इसने शादी की है इससे पहले उसकी शादी थी और उसके बच्चे थे और उसके बाद उसने डिवोर्स करके यहाँ पे शादी की तो फिर जो उसके पहले बच्चे हैं यस उनको वो स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाइफ को नहीं कर सकेगा। तो बेहतर होगा कि आप किसी सोलिसिटर के पास चले जाएं, उससे डिस्कस करें और अपनी तमाम चीज़ें ताकि आपको एक अप्रोप्रिएट एडवाइस मिल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह मेरे को शुक्र, बिल्कुल दुआ कीजिए। सर मेरी एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। मेरे अबू के पास 10 साल का वीजा है, वो आते जाते रहते हैं सऊदी अरेबिया से। ठीक। अब उन्होंने रिटायर कर दिया उनको। ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि वो किसी तरीके से मेरे साथ सेटल हो जाए। ठीक। 10 साल का वीजा वैलिड है। आपका स्टेटस यहाँ पे क्या है? हाँ जी, आपका स्टेटस क्या है यहाँ पे? स्टेटस कुछ नहीं है, अभी ट्रैवल कौन सा वीजा है आपके पास? कौन सा पासपोर्ट है? बेटे के पास आता हूँ और चला जाता हूँ। स्टेटस कोई नहीं है। विजिट वीजा में आवाज नहीं आ रही आपकी? मुझे बिल्कुल आपकी स्लो आवाज आ रही है। आप अपनी बात कर रहे हैं या आपके किसी फैमिली मेंबर की बात कर रहे हैं? हाँ जी, मुझे लगता है कि आप की आवाज़ बिल्कुल नहीं समझ आ रही। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? हाँ जी सर ठीक हूँ। सर क्वेश्चन था एक छोटा सा। जी फरमाइए। हाँ सर, मैं 10 साल से यहाँ पे लीगली रह रहा हूँ इस कंट्री में, यूके में। ठीक। तो पहले मैं स्टूडेंट वीजे पे था, फिर मैं ब्रिटिश, मेरी वाइफ है उनसे शादी होगी, तो फिर 2 साल का स्पाउस वीजा मिला था 2013 तक। फिर लास्ट ईयर सितंबर में मुझे इंडेफिनेट मिल गया था। ठीक। सितंबर में। ठीक। तो मैं अभी ये कह रहा हूँ कि मैं सितंबर तक वेट करूँ नेशनलिटी के लिए अप्लाई करने के लिए, कि मैं अभी कर सकता हूँ? आपकी कॉल का शुक्रिया। आपको लास्ट ईयर सितंबर में इंडेफिनेट मिला और अब दरमियान में सिर्फ 1 महीना रह गया। अगस्त का वेट करें, सितंबर में आपके पूरे 12 महीने हो जाएंगे। एज फार एज आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल कन्विक्शन, कोई रोड ट्रैफिक ऑफेंस कोई चीज़ ना हुई तो बिल्कुल आप सितंबर में क्वालिफाइड करेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है सीधा, हमारा केस था 7 ईयर के बिहाफ के ऊपर। ठीक। पहले अपना जुडिशल में अपना रिफ्यूज हो गया था, हमारा राइट ऑफ अपील मिला था। ठीक। तो लास्ट वीक हमारी हियरिंग थी, मगर एक दिन पहले होम ऑफिस ने विड्रॉ कर लिया हमारा केस जो था। ठीक। उन्होंने कहा कि हम अपना डिसीजन विड्रॉ करते हैं और लेटर में लिख के भेजा कि हम आपका रिकंसिडर करेंगे। ठीक। तो क्या बता सकते हैं कि इसमें स्टेटस देंगे या रिकंसिडर करेंगे, कितना टाइम लगेगा इसमें? अच्छी बात है, गुड न्यूज़। आपका केस था, हियरिंग पे गए, लेकिन हम उसको लगा कि उनका केस वीक है और आपका जो क्लेम है या आपका एविडेंस है वो स्ट्रॉन्ग है। आप उन्होंने इस बात पे विड्रॉ कर लिया और आपके केस को रिकंसिडर करेंगे। मोर लाइकली गुड और पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं शायद प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह के केसेस में अमूमन देखने में आया है कि वो फिर आपके फेवर में डिसीजन देंगे और आपको जो भी वीज़ा जो भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर कोई पार्टी अपने केस को विड्रॉ करती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो क्लेम है वो वीक है,
या उनके पास कोई आपके केस को चैलेंज करने के लिए, आपके खिलाफ केस को फाइट करने के लिए कोर्ट में उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो इसलिए आई थिंक होम ने अपना केस विड्रॉ किया है और उन्हें आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि बजाय जज को डिसीजन दे वो इस केस को रिकन्सिडर करेंगे, ताकि उनका भी जो थोड़ा सा रेपो ठीक रहे और आपका भी जो मैटर है वो भी ठीक हो जाए। इसलिए आप वेट करें, जो डिसीजन होगा आपको या आपके सोलिसिटर को बाय रिटन वो इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी, मुझे आपका जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। थैंक यू। सर जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे डिपेंडेंट वीजे पे हूँ, मेरी वाइफ यहाँ स्टूडेंट है। ठीक। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि जब मैं 10 ईयर के बेसिस के ऊपर जब मैं अपना इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या मैं अपनी वाइफ का साथ में एप्लीकेशन डाल सकता हूँ या उनका फिर बाद में डालना पड़ेगा? दोबारा बोलिए, दोबारा। आप किस वीजे पे हैं जहाँ पे? मैं यहाँ पे 10 साल के बेसिस के ऊपर इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना चाहूंगा। ठीक ठीक ठीक। अभी मैं स्टूडेंट, अभी मैं मतलब डिपेंडेंट वीजे पे हूँ, मेरे वाइफ मेरे साथ में। तो मैं ये चाह रहा था कि क्या मैं वाइफ का साथ में ही अपना डिपेंडेंट तब अप्लाई कर सकता हूँ 10 साल के बाद का, या उनका अलग से अप्लाई करना पड़ेगा जब मेरा वीजा आ जाएगा? और आपकी वाइफ कब से इस कंट्री में? उनको 2 साल हो गए राउंड अबाउट। ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। जब आप 10 साल पूरे करते हुए आप अपना इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करोगे तो आपकी मिसेज की साथ ही FLRM की एप्लीकेशन कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने इंडेफिनिट क्लेम कर रहे हो और साथ ही साथ ये कह रहे हो कि वंस आई ग्रांट द इंडेफिनिट, जो मेरी वाइफ है एज ए स्पाउस, उसको वीजा कंसिडर किया जाए। एक ऑप्शन तो ये है। सेकंड ये कि अगर आपकी वाइफ के पास स्टिल वीजा हो, आप 10 साल की बेस पे पूरे करते अपना वीजा अप्लाई कर दें। जब आपको वीजा मिल जाए तो क्या आपके पास इंडेफिनिट मिल जाएगा। तो जो बंदे भी इंडेफिनिट के डिपेंडेंट अप्लाई करना चाहें वो बेशक सेम डे भी जा सकते हैं। तो फिर आपकी वाइफ के पास दोनों ऑप्शंस होंगी। वो बेशक आपके इंडेफिनिट लगने के बाद या तो बाय पोस्ट भेज दे या बाय सेम डे भी आपके लिए आपके डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकती है। जो थर्ड ऑप्शन है वो ये कि अगर आप अभी अप्लाई कर देते हो और आपका केस अभी तक डिसाइड नहीं होता और आपकी मिसेस का वीजा एक्सपायर होने को आता है, तो तब भी आप उनकी बाद में एप्लीकेशन भेज सकते हो कि मैंने अपना इंडेफिनिट अप्लाई किया है और वो पेंडिंग है, अब मेरी वाइफ का वीजा एक्सपायर होने जा रहा है, इसलिए इसको मैं डिपेंडेंट वीजा अप्लाई कर रहा हूँ। आपके पास 3 ऑप्शन हैं जो आपको सूट करते हैं, आप उस पर कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं 10 ईयर की रेजिडेंसी पे, लॉन्ग रेजिडेंसी पे ILR अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक। उसके लिए इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है सर? A2 है या B1, क्या कौन सी है जी, ये बता दीजिए मेरे को प्लीज। जो लोग भी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करेंगे उनके लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, उनको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा और साथ ही साथ उनको इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिए उनको B1 पास करना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे यूके से रहते हुए आपने यहाँ से मास्टर कर लिया हो या 3 साल की ग्रेजुएशन कर ली हो या अगर आपने 1 साल की PhD कर ली हो तो फिर आपके लिए जो B1 है वो एग्जेम्प्ट है। इसलिए ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ पूरी करनी है। लेकिन लाइफ इन यूके टेस्ट वो इटसेल्फ मस्ट है, उसमें कोई एग्जेम्पशन या कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर गुल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह में का शुक्र। मेरे 2 क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ी सी गाइडेंस और हेल्प की जरूरत है। जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ पे स्पाउस को बुलाने के लिए कितना डिफिकल्ट और इजी है और कौन कौन से पेपरों की जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स जो मुझे यहाँ पे भेजने हैं और तैयार करने हैं, और उनको वहाँ से क्या तैयारी करनी पड़ेगी अपने लिए, कोई दिखानी पड़ेगी उनकी कोई वही चीज है, कोई उनकी कमाई है ऐसे। आपका क्या स्टेटस है यहाँ पे? मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मेरी वही चीज भी ठीक है, मेरा अपना घर भी है, सब कुछ है। So from my side, everything is perfectly okay. Okay. Just purely on her side, I would like to know exactly what she has to do, or which is the best way to go about it. Either have a lawyer to prepare everything for you, or can I do it myself? Okay. First of all, thanks for your call. If anybody want to come in the UK as a spouse or the dependent of the British national,
they or she need to demonstrate three main things. Number one, the main sponsor, which is yourself, you need to establish you meet the threshold requirements. Nowadays, if anybody want to sponsor their spouse, he or she need to demonstrate that his earning is more than 18,600. If you are the employee, you need to show your 6-month bank statement as a proof of income, and 6-month wage slips as a source of income, and the money has been either the transfer or by the check. It should be collaborate to each other. The second, you need to show you have a sufficient accommodation to live yourself and for your spouse. Number 3, you need to show definitely is marriage certificate, and your wife need to also pass the English certificate, which is A1, whether she passed IELTS or the ESOL. And the thirdly, since you are married, you need to show you have a regular in touch and contact by the email, by phones, by cards. So whatever the way you have a communication to each others, you need to be demonstrate. So normally for the spouse visa, number 1 is income, number 2 relationship, 3 accommodation from the UK. From the home country, as I think for your wife, she need to pass the English certificate. She also need to be a TB test for the medical, and then she have to fill the form. But nowadays you can fill the online application form. If you are in the UK, you can go to see any solicitor, they can help you. So the better always I would advise, if you make an application form here and then just pass on all the documents to your wife, and she can go to the embassy and submit her applications, because nowadays accept all the online applications. And you also need to make a sponsor letter where you need to explain properly in details what is your status, where have your accommodation, meet the threshold requirements, you are married, have a regular contacts, and you want your spouse as a spouse as a dependent to come in the UK to join you for your future life. थैंक्स फॉर योर कॉल. बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. जी फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मेरे पास ILR है पिछले 3 साल से. ठीक. और पासपोर्ट पाकिस्तानी है. हस्बैंड के पास जो है 1 साल पहले ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया है. ठीक. लेकिन मुझे पाकिस्तान जाना पड़ता है हर 6 महीने बाद. मेरी मामा इन लॉ वहाँ पे अकेली है इसलिए. ठीक. तो मैं ILR कब अप्लाई करूँ और किस बेस पे, इस बेस पे कर सकती हूँ कि क्योंकि मेरे 65 डेज तो नहीं बनेंगे, ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि मुझे हर साल में 6 महीने मोर देन 6 मंथ्स भी हो जाता है. तो मुझे उसके बारे में गाइड करें, मैं कब अप्लाई करूं. और मुझे हर साल क्योंकि जाना पड़ता है, तो उस बेस पे मैं कुछ कर सकती हूँ आगे अप्लाई कि नहीं. आपके पास इंडेफिनिट आपने मुझे बोला शायद. हाँ मुझे 3 साल हो गए, इंडेफिनिट मिल गया हुआ है. ठीक. इंडेफिनिट मिलने के बाद एक कंडीशन है कि आपने 1 साल इंडेफिनिट मिलने के बाद रहना है कॉन्टिन्यूसली, और उस साल में आपने 90 डेज से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री नहीं रहना. अब ये है लॉ. अगर आपको कोई अनफॉर्चुनेट आपके साथ होता है तो फिर तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आपने एज ए केयरिंग करनी है, फैमिली के लिए जा रहे हैं, तो शायद केस वर्कर आपके इस मैटर को कंसिडर नहीं करेगा. तो फिर अनलेस आप यहाँ पे पूरे आप साल नहीं गुजारते, यानी कि 9 मंथ एंड आउट ऑफ 12 मंथ आप यहाँ पे स्पेंड नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आपको नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन की जाए. अगर किसी भी तरीके से आप थोड़ा सा हार्ड टाइम देख के किसी और को अरेंज करके आप यहाँ पे रह के अपने 9 मंथ पूरे कर लें और साल पूरा होने पे आप अप्लाई करें, तो जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए नेचुरलाइजेशन की, तो फिर अगर आप ट्रैवल कर भी जाएँ तो फिर अफेक्ट नहीं करता. आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन सर्विस करके या सेम डे करके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दे दें, वो उसी वक्त स्कैन करेंगे, आपका जो पासवर्ड को वापस कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन वहाँ पेंडिंग हो जाएगी. अगर वहाँ पे आप उसके बाद आपको ट्रैवल करने की इजाज़त कर भी लें तो शायद कोई इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री स्टे करती हैं एवरी ईयर, तो मुझे लगता है कि शायद आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आएगा. आपकी कॉल का शुक्रिया. बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. जी फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. रियाकुल साहब, मैं अली बात कर रहा हूँ. आपका प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा है, बहुत मालूमात देते हैं. तो मेरा सवाल नेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन के मुतालिक है. जी. तो मेरा इंडेफिनेट लगा था, तो उसके 2 साल बाद मैंने पासपोर्ट अपना रिन्यू नहीं करवाया. आई डोंट हैव एनी प्लान टू ट्रैवल एनीवेयर. तो मैंने जब नेशनलिटी अप्लाई की तो मैंने अपना पासपोर्ट भी रिन्यू करके चेक सर्विस के थ्रू उनको सारी डॉक्यूमेंटेशन जो उनकी रिक्वायरमेंट थी सारी कर दी. तो somebody told me about ये 2 साल का जो आपका गैप है ना, तो मे बी यू गेट सम ट्रबल. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी नेशनलाइजेशन पे ये ट्रबल कोई कर सकता है, क्योंकि मुझे लेटर भी आ गया हुआ है कि आपकी हमें एप्लीकेशन मिल गई है. 2 साल का गैप किस चीज का भाई? क्या हुआ? आपका 2 साल का गैप किस चीज का है?
पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो गया था, मैं यहीं पे था मगर मैंने रिन्यू नहीं करवाया था। ठीक 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 ठीक, ओके ठीक है। और अब आपका सवाल क्या है भाई? दूसरा, मैंने अपनी मिसेज का स्पाउस वीजा अप्लाई किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह लग गया पाकिस्तान से, तो वो कितनी देर में वो ट्रेवल कर सकती है? अगर वो 1.5 मंथ पाकिस्तान भी रह ले, मैं जाके ले आऊँ, इज एनी प्रॉब्लम? ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आपको इंडेफिनिट मिल जाए, उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो भी जाए, तो आप इंटाइटल हैं कि जब भी आप अपने क्वालिफाइड करते हो, डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, तो आप अपनी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं। इंडेफिनिट मिल गया, आपको यहाँ से ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन पासपोर्ट एक्सपायर भी हो गया, इससे जो आपका इंडेफिनिट है उस पर कोई अफेक्ट नहीं करता। इवन दो कि अगर आपके पास आपका कोई जैसे सपोज करें पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडेफिनिट मिल गया, तो काफ़ी सारे लोग उसको बाद उसको एक्सटेंड नहीं करवाते और वहाँ पे कार्ड बन जाता है, तो फिर आप ब्रिटिश पासपोर्ट और कार्ड को होल्ड करते हैं, शायद वो पासपोर्ट को नहीं करते। तो इसलिए आपके केस में बिलीव की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपने अप्लाई कर दिया, वेट करें, आपको नेशनलाइजेशन ग्रांट हो जाएगी। जो सेकंड आपकी मिसेज, आइडियल तो ये होता है कि जब उनको वीज़ा मिले तो इमीडिएटली वो ट्रैवल कर लें, लेकिन अब जब भी वीज़ा मिलता है तो आपको तकरीबन, अगर नए लोगों की बात करता हूं, तो आपको 33 मंथ का वीज़ा मिला होगा। अब इसका मतलब यह है कि वो 3 मंथ जो है वो एक ग्रे टाइम होता है कि उसके अंदर अंदर कभी भी आप ट्रैवल कर लें, और बाकी जो 30 मंथ पूरे करते हुए जब आप अपनी एक्सटेंशन करेंगे तो आपको मोर 30 मंथ की एक्सटेंशन मिलेगी, और टोटल 60 मंथ पूरे करते हुए कोई इंडेफिनिट के लिए आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने महीने की बात कर रहे हैं, 1.5 महीने की, यस, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आप अगर 3 महीनों के अंदर अंदर ट्रैवल कर लें तो आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने जो मेरी फाइल रखी थी होम ऑफिस में इंडेफिनेटली के लिए, तो इन लोगों ने रिजेक्शन किया था मुझे, तो मैंने वो हाई कोर्ट में गया था केस लेके, तो हाई कोर्ट में मेरी फाइल गई थी। हाई कोर्ट वालों ने हियरिंग डेट मुझे दी नहीं है अभी तक, और ऐसा बताया हम लोगों ने आपकी फाइल रीड कर दी है और हम आपकी फाइल होम ऑफिस को वापस रिप्लाई कर रहे हैं, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? होम ऑफिसर ने क्या कहा कि आपके केस को दोबारा रिकंसिडर कर रहे हैं? या कोर्ट ने ऐसा बताया मुझे, कोर्ट ने, कि हम आपकी फाइल दोबारा होम ऑफिस में रिकंडीशनिंग के लिए वापस भेज रहे हैं। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कि अगर कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दी है तो अनफॉर्चुनेटली मैं लाइव ऑन एयर उस पर एक बार देखे हुए या बगैर प्रॉपर मेरे पास ना हो, मैं शायद प्रॉपर कोई ऑथेंटिक या कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस ना कर सकूं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगेन अगर ये कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि हम वापस हम उसको बोलते हैं कि उसको दोबारा रिकंसिडर करें या रीचेक करें, तो इसलिए फिर आप वेट करें। जो भी डायरेक्शन दी गई हैं उसके मुताबिक होम ऑफिस उसको कंप्लाइंस करेगा। जो भी वो एक्शन लेंगे या उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको या आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई सोलिसिटर या जो भी, उनको इन राइटिंग में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगेन इस तरह के केसेस में जब अगर जज खुद इसे इनिशिएटिव ले या कोर्ट इस बात पे होम ऑफिस को फोर्स करने की कोशिश करे, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए कोई पॉजिटिव साइंस हैं। वरना अमूमन होम ऑफिस वाले खुद इटसेल्फ कहते हैं कि हमारा केस वीक है, हम इसको रिकंसिडर करते हैं। बहुत कम होता है कि जज ये कहे कि मैं उनको डायरेक्शन देता हूं कि इसको रिकंसिडर करें। शायद कोई ऐसा पॉइंट हो आपके क्लेम में या आपकी एप्लीकेशन में जो होम ऑफिस ने प्रॉपर कंसिडर ना किया हो, तो इसलिए अब आप वेट करें। होपफुली रिजल्ट आपके पॉजिटिव आने के आपके लिए चांसेस हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैंने ये पूछना था, मैं ब्रिटिश नेशनलिटी है मेरी, और कुछ नहीं मैंने अपनी वाइफ का वीजा अप्लाई करना है। ठीक, हाउस वीजा इंडेफिनिट अप्लाई करना है। ठीक, तो बैंक में मैंने पूछना था, बैंक में पैसे नहीं है तो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें? आपने अपनी मिसेज का वीजा अप्लाई करना और बैंक में पैसे नहीं हैं? हाँ जी, इंडेफिनिट अप्लाई करना है, स्पाउस वीजा था उनके पास। ठीक, जो इंडेफिनिट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मनी बैलेंस या कोई मेंटेनेंस, इसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है या कोई इसकी कोई मेंटेनेंस कोई सर्टेन अमाउंट नहीं है। इसलिए अगर आपके पास जो लोग स्पाउस से इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं
उनके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने 2 साल इकट्ठे रहे अगर आप पुराने लॉ में हैं, और आपका रिलेशनशिप सस्टेनिंग है, आपने किसी किस्म के बेनिफिट क्लेम नहीं किए। ये मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। आप काम करते थे, थोड़े करते थे, कम करते थे, या आप अनफॉर्चुनेटली आपका कोई बंदा अगर ना भी करता हो लेकिन ऐसा तो बेनिफिट क्लेम ना करता हो, जैसे भी गुजारा कर रहा था फैमिली से खुद एट सेल्फ, और वो अपना लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लिया और B1 पास कर लिया। ये दोनों को जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करते हुए अगर अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आपकी मिसेज को इंडेफिनिट मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब आप बहुत हैप्पी हैं, मेरा ख्याल है सुनने भी जो लोग हैं इन द यूके। मेरा सवाल ये है, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। मेरा सवाल ये है बेसिकली मैं रिसेंटली आई गॉट मैरिड तो फरवरी में, तो उसको जो मेरी मिसेज को उसको जॉब मिला लास्ट 3 मंथ से, बट मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है नेक्स्ट मंथ 8 अगस्त में। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हमारे पास इस वक्त 3 मंथ्स की स्लिप्स है ना, तो दे नीड बेसिकली होम ऑफिस 6 मंथ स्लिप्स, तो अब क्या किया जाए? एंड सेकंड इज दिस, अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो उसके बाद क्या वो रिफ्यूजल देंगे या कोई ऐसा चांसेस है? एंड सेकंड थर्ड इज दिस के जो मेरी मिसेज है शी इज प्रेग्नेंट, तो जो बेबी है वो सितंबर में बोर्न होगा, सो कैन यू हेल्प मी प्लीज? आपकी मिसेज के पास क्या स्टेटस है? वो ब्रिटिश है? जी शी इज ब्रिटिश जी। और आपको 3 महीने पहले एज ए आपने मैरिज किया और डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, इज दैट राइट? स्पाउस वीजा ना। और शादी कब हुई? मैं स्टूडेंट हूं अभी इधर। जी शादी हो गई है। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए भाई, जो लोग यहाँ पे या फॉरेन से एज ए डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करते हैं, एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल, या जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो टू लिव इन द यूके, उनके लिए ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि उनके पास इनकम थ्रेशोल्ड मीट करना चाहिए। उसके लिए अगर आप सेम एम्प्लॉय का काम करते हैं तो आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ की वेज स्लिप होनी चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 3 माह की हैं और आपके पास ऑप्शन क्या है? स्टूडेंट वीज़ा है। एक तो ये है कि आप अपने स्टूडेंट वीज़े को एक्सटेंड कर सकते हो, जो कि सिर्फ 28 डे की आपकी रिक्वायरमेंट्स है। उसका ये फ़ायदा हुआ कि अगर आप वीज़ा एक्सटेंड कर लोगे 2-3 माह के बाद जब एक्सटेंशन मिल जाए और अपने 6 माह पूरे करते हुए जब आपकी पे स्लिप पे आपकी और आपकी मिसेज की दोनों के इनके मिला के थ्रेशोल्ड को पूरे करते हुए आप अप्लाई कर सकोगे। लेकिन अगर आप ये मुझे पूछते हो कि इसमें कोई और शॉर्ट वे, अनफॉर्चुनेट नहीं है, स्वाय इसके कि 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 कि आपकी इनकम है, आप उसमें मीट करते हो। सेकंड कि आप सेल्फ एम्प्लॉय थे, साल की इनकम आपके और मिसेज की। और थर्ड ये है कि आपके पास सेविंग फंड्स पड़े हैं। जो सेविंग अमाउंट है इज आई थिंक वो 16,000 प्लस जितना आपका रिक्वायरमेंट को शॉर्टफॉल है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप बिल्कुल ही कोई काम नहीं करते थे दोनों पार्टीज, तो फिर ये समझ लें कि 62,500 होना चाहिए, और ये आपके या आपकी मिसेज के पर्सनल अकाउंट में, अपने अकाउंट में लास्ट 6 मंथ से होना चाहिए। लेकिन अगर आप समझ लें कि आप 1000 या आप लोगों ने पूरे 6 माह में 10,000 पाउंड काम किया, तो बाकी जो शॉर्टफॉल 6,000 पाउंड आ रहा है उसको मल्टीप्लाई आप 2.5 से करेंगे प्लस 16,000 एड अप करेंगे, तो वो आपके होना चाहिए। अब ये दोनों सूरतें अगर मीट नहीं कर रहे तो फिर मेरा एडवाइस होगी किसी सूरत के पास जाएं, डिस्कस करें कि आपके पास और कौन सी ऑप्शन हो सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम एहतिशाम है। मैं EE82 जो एप्लीकेशन है रेजिडेंस कार्ड के लिए जी, उसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। मुझे एक्नॉलेजमेंट लेटर भी आ चुका है, ठीक, और सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन भी मुझे मिल चुका है, ठीक। तो उन्होंने मुझे राइट ऑफ वर्क और जो भी है वो दे दिया है। मैंने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स जो मेरी मिसेस के थे वो 2 जगह पे जॉब करती थी, ठीक है। अब एक जगह से उनको फुल टाइम, मतलब 2 जगह पे जॉब करती थी, एक जगह वो 30 घंटे और दूसरी जगह वो 20-25 घंटे काम करती थी। अब एक जो पहली उनकी मेन जॉब थी वहाँ पे उनको फुल टाइम जॉब ऑफर आ गई है, ठीक। तो वहाँ पे अब वो काम कर रही हैं 40 घंटे, तकरीबन 40-45 घंटे, कभी 50 घंटे। तो अभी जो दूसरी जॉब है वो उन्होंने छोड़ दी हुई है, ठीक है। अब होम ऑफिस को मैंने दोनों जॉब्स के एम्प्लॉयमेंट लेटर और कॉन्ट्रैक्ट्स और पे स्लिप्स भी भेजी हुई थी, ठीक। अब अगर वो कंफर्म करते हैं
उनकी दूसरी जॉब से, तो मुझे क्या करना चाहिए? होम ऑफिस को ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो अभी एक जॉब कर रही हैं और दूसरी उन्होंने छोड़ दी हुई है, या और कोई क्वेश्चन आपका? एनी अदर क्वेश्चन? जी जी ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपने केस डाला, 2 जॉब करती थी, अब आप पर लकी एप्लीकेशन वहाँ पे सर्व हो गई, एक्नॉलेज हो गया, अब आपके पे एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो मटेरियलिस्टिक चेंजेस आ गई हैं, ये आपको मैं कहता हूँ कि इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। आप उनको इमीडिएटली जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है वहाँ से लेटर लें और उनको बताएं कि वो अगर लिखते देते हैं कि हम कंफर्म करते हैं कि पहले ये पार्ट टाइम काम करती थी, 20 आवर काम करती थी, अब ये फुल टाइम काम करती है। अगर उसको पे स्लिप मिल गई है तो उसकी पे स्लिप और एक लेटर बना के बिल्कुल इमीडिएटली इन्फॉर्म करें होम ऑफिस को कि पहले जो 20 आवर काम करती थी अब इसने वो 40 आवर काम करना शुरू कर दिया है, और जो दूसरी जॉब अगर उसने जो छोड़ दी है उसका नॉर्मली आपको P45 इमीडिएटली 1 वीक में आ जाता है, वो साथ और उस कंपनी का लेटर ले लें कि इसने अब यहाँ से जॉब फिनिश कर दी। ये जो HM रेवेन्यू का लेटर है P45 और कंपनी का लेटर है कि अब ये इस कंपनी में फर्दर काम नहीं करती, तो इसलिए आपने कंफर्म करना है। तो जो अब वहाँ पर फुल टाइम काम करती है वहाँ से उसका एम्प्लॉयमेंट जो जॉब क्लेम हमने किया है वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी सिस्टर है पाकिस्तान में, तो वो उधर मैरिड है, उसके 3 बच्चे हैं। ठीक। तो उधर वेल सेटल्ड हैं, तो वो इधर सेटलमेंट का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसा कोई लॉ है कि वो इधर सेटलमेंट का वीजा अप्लाई करके फ्यूचर में अपना इधर सेट हो सकते हैं, या कोई अगर कोई ऐसा लॉ है अगर वो सेटलमेंट के लिए, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सिस्टर के बच्चों के पास नेशनलिटी क्या है? उनकी नेशनलिटी फिल वक्त पाकिस्तानी है, उनकी पाकिस्तानी है। ओके, और सॉरी आप किसके बेस पे वो सेटलमेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं? वो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ वो उधर से अपने फ्यूचर के लिए इधर सेटल होना चाह रहे हैं, वो वेल सेटल्ड है उधर पाकिस्तान में। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आप ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी इमिग्रेशन हैं जिसपे वो यहाँ पे आके अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं। लॉ में आजकल जो बिजनेस वीज़ा जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने कहा कि वो वेल सेटल्ड हैं, बिल्कुल कोई भी शख्स जो यूके में इन्वेस्टमेंट वीज़ा या एंटरप्रेन्योर वीज़े पे आना चाहता है वो यहाँ पे आके अपनी फैमिली के साथ सेट हो सकता है। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जो एंटरप्रेन्योर की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं किसी बंदे के पास। नंबर 1 के उनके पास मेन एप्लीकेंट के पास 3100 पाउंड होना चाहिए। उसके ईच डिपेंडेंट जो कि अगर उसके हस्बैंड हैं या ईच बच्चे के लिए 1800 पाउंड होना चाहिए। ये जो मेंटेनेंस फंड्स हैं ये उनके अपने अकाउंट में लास्ट 90 डेज से होने चाहिए। नंबर 2 उनके लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट है कि उनको आइल्स पास करना होगा जिसका 4 बैंड फ्रॉम द ईच कंपोनेंट, या फिर उनको ईसोल पास करना होगा जो कि B1 रिक्वायरमेंट है। जो नंबर 3 रिक्वायरमेंट है कि उनके पास 200,000 पाउंड के इक्विवेलेंट मनी की उनके पास एक्सेस है। एक्सेस का जब मैं बात, या उनके अपने अकाउंट में है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने उनके पास कैश में, लिक्विड में, जो बैंक में अकाउंट में पैसे पड़े होने चाहिए, जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, ये बिजनेस वो अकाउंट नहीं होगा। अगर ये 3 चीज़ें पूरी हो रही हैं तो बिल्कुल वो वहाँ से बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उनके बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन, मेडिकल जो यहाँ के बच्चों का है वो फ्री होगा। और अगर वो 2 बंदे मिलके या कोई सिस्टर या उनका कोई और फैमिली मेंबर या कोई और आपका रिलेटिव या उनका कोई और कोई फैमिली कोई दोस्त, वो 2 फैमिलीज भी इस 2 लाख पाउंड पे रिलाई करते हुए यूके में आके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये उसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके आगे काफ़ी सारे कंटेंट्स हैं। बेस्ट एडवाइस होगी कि किसी एक्सपर्ट सोलिसिटर को जो कि बिजनेस वीज़े में डील करते हो उनको मिले, ताकि आपका बिजनेस प्लान, कैश फ्लो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट और बाकी को बैंक के लेटर, तमाम चीज़ें एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट हो सकें। यस, यहाँ से बैठे हुए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी जी मुझे कंट्रोल रूम से पता चला कि टाइम हमारा फिनिश हो गया। नाज़रीन, मेरा और आपका साथ जहां तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा, उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनसे नेक्स्ट से मुलाकात होगी। मेरी तरफ से और वीनस टीवी की तरफ से तमाम व्यूवर्स को, कॉलर्स को, हमारे देखने वालों को, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी यूके में, यूरोप में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी हैं,
आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक, और मेरी और आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे। तब तक मुझे इजाज़त।